10 कदमदार ट्रेड में आप सभी का स्वागत है। आप ये कार्यक्रम मेरे अनुज के साथ देखेंगे अगले आधे घंटे में, और हमारे साथ जो इस वक्त मेहमान रहेंगे इस कार्यक्रम में, उसमें मानस और आशीष बहती कंटिन्यू करेंगे इस कार्यक्रम में भी अपना व्यू शेयर करेंगे इंडस्ट्री पे स्टॉक्स पे। विकास आलूके और साथ ही साथ श्रीकांत चौहान हेड ऑफ रिसर्च कोटक सिक्योरिटीज के इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, और साथ ही साथ बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज हमारे साथ सीईओ हिलियस इंडिया के दिनशॉ ईरानी जुड़ेंगे। आपकी स्क्रीन पे इंडेक्सेस लेके आता हूँ। आप करीब करीब 18465 पे निफ्टी को देख रहे हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा टर्बुलेंस फेस कर रहा है आज। लीडरशिप स्टिल अगर आप देखिए पीएसयू बैंक्स के पास है, बट कैपिटल गुड्स में आज थोड़ी शार्पनेस है। बीएचएल और एलएनटी काफ़ी शार्प। आपकी स्क्रीन पे अनुज। ज़बरदस्त इस समय मूव मार्केट्स में, स्पेशली इंडिविजुअल स्टॉक्स पर तो एक अच्छा खासा मूव आप देख ही रहे हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है, लेकिन वीरू वापस जो 200 पॉइंट ऊपर चला गया था वो सिर्फ 85 पॉइंट ऊपर रह गया है। लेकिन मिड कैप इंडेक्स आज मूड में है थोड़ा सा एक अंडर परफॉर्मेंस को कट करने के लिए। चलिए कुछ फ्रेश ट्रेड्स ले लेते हैं। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। आपकी अप्रोच क्या रहेगी मार्केट को लेकर और आपकी फ्रेश ट्रेड्स इस समय की? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। देखिए, मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में जैसे कि अभी हम वापस एक बार 18,500 18,600 के क्रूशियल रेजिस्टेंस पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे एक स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी देखने मिलेगी। और अगर इस पर्टिकुलर मार्केट में अगर फोकस करना है तो पीएसयूज में वैसे देखा जाए तो काफी इंटरेस्ट है और काफी अच्छी खासी बाइंग चल रही है। ओएमसीज में अगर देखा जाए तो उसमें और भी बड़ा इंटरेस्ट अभी वापस जनरेट हो रहा है। हमें लगता है कि गेल गैस अथॉरिटी इसे लॉन्ग करके चलना चाहिए। इसने काफी अच्छा एक टेक्निकल फॉर्मेशन बनाया है, एक फॉलिंग वेज का एक ब्रेकआउट फॉर्मेशन इसमें आ चुका है। ये स्टॉक हमें लगता है कि 97 98 के लेवल्स दिखा सकता है, तो गेल को करंट लेवल से लॉन्ग करके चले, जो तकरीबन 92 93 के करीब ट्रेड कर रहा है। 91 के स्टॉप लॉस के साथ इसे लॉन्ग करना है। और कुछ एक फार्मा कंपनीज पे अगर फोकस बनाते हैं, या तो जहां पे बहुत ही अच्छे फॉर्मेशंस है, तो वहां पे जुबिलियंट इंग्रेविया ये एक स्टॉक है जिसे हम लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। 538 540 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। इसमें एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। और अनुज, अगर इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देखते हो तो एक साल से ये स्टॉक ने काफी अच्छा एक करेक्शन या करेक्टिव पैटर्न बनाने के बाद एक रिकवरी वाला ट्रेंड बनाया है। तो ये स्टॉक वापस लगता है इवेंचुअली इन द फ्यूचर 800 850 रुपया जा सकता है, लेकिन करंट लेवल से कम 570 590 के लेवल्स दिखा सकता है। तो जुबिलेंट इंग्रेविया को भी लॉन्ग करें 520 के स्टॉप लॉस के साथ। जी हाँ, देखिए मैंने श्रीकांत जी, जहाँ मैं बैठा हूँ ना, जहाँ स्टूडियो है नोएडा में, ठीक इसके पीछे वाला ऑफिस जो है, दफ्तर जो है, बिल्डिंग जो है, वो इन्हीं की है, जुबिलेंट्स की। अच्छा, एक बात बताइए, कल क्या हुआ? कल कॉल राइटिंग करी थी क्या आपने, या फिर क्लाइंट्स को कराई थी, या फिर आपकी डेस्क ने, या फिर क्या किया था कल निफ्टी पे? क्योंकि निफ्टी बहुत रेंज बाउंड था। कल जमाने ने 18,300 की, 400 की, 500 की कॉल बेची थी। कल निफ्टी पे क्या किया? और वो जो कॉल राइटर्स को कल शॉक लगा, वो कब तक रहेगा आपके मुताबिक श्रीकांत जी? वीरेंद्र, तो देखिए, हमें इनफैक्ट पिछले 2 या 3 दिनों से यही लग रहा था कि पुट कॉल रेशियो जो करंट सीरीज का था वो कंसिस्टेंटली गिरते जा रहा था, और जो फ्यूचर की पोजीशंस थी वो बढ़ते जा रही थी। तो ये इंडिकेट कर रहा था कि इसमें कहीं ना कहीं एक अपवर्ड ब्रेकआउट आ सकता है। तो हमने कॉल जो थे वो लॉन्ग रखे थे। नो डाउट कि हमने कॉल कुछ 450 तक, जैसे ही मार्केट आया 400 450 के करीब, 18,400 450 के करीब, हम लोगों ने वहां पे बेच दिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि काफी क्रूशियल लेवल पे एक्सपायरी के दिन पे मार्केट आता है और फिर नीचे आ जाता है। बट उसके बाद मार्केट ने और अच्छी तेजी दिखाई, लेकिन कॉल लॉन्ग्स थे। कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग के सौदे हम बहुत ही कम करते हैं। हम डायरेक्शनल व्यू ज्यादा लेते हैं, क्योंकि इस मार्केट में जहां पे ज्यादा लो विक्स होते हैं, उस लो विक्स में अगर एक ट्रेंड अगर मिल जाए तो उसमें काफी अच्छे पैसे बनते हैं, या तो पुट या तो लॉन्ग साइड पे। बट मुझे लगता है कि काफी सारी शॉर्ट कवरिंग अभी हो चुकी है, लॉन्ग पोजीशन अभी बनना बाकी है। तो अगर यहाँ से अगर कोई करेक्शन अगर आता है, और अगर ये करेक्शन अगर एक्सटेंड होता है, तो मुझे लगता है कि शायद लॉन्ग पोजीशन नहीं बनेगी। बट ओवरऑल फॉर्मेशन देख के लगता है वीरेंद्र मुझे कि ऑन एवरी डीप लॉन्ग करके चले, जैसे आप एवरी मॉर्निंग बोलते हो कि बाय ऑन डिप्स रखे, पहला सपोर्ट दूसरा सपोर्ट, इन लेवल्स के करीब पोजीशंस बनाए। मुझे लगता है ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है। इसी लेवल बेस्ड ट्रेडिंग के साथ अगर आप काम करेंगे तो इस मार्केट में बहुत अच्छे पैसे बन सकते हैं। जी हाँ, ऑप्शंस पे जो आपकी बात थी वो मेरे को अच्छी लगी। आई मीन टेक ए डायरेक्शनल व्यू, स्पेशली देखिए रिटेल है, अगर आप एचएनआई है तो मैं नहीं कह सकता, बट हाँ रिटेल है तो डायरेक्शनल कॉल लीजिए। और ऑप्शन राइटिंग पे कल इनफैक्ट सुबह सुबह जब मैंने
खुद 1.44 सीआर का आउटस्टैंडिंग वाई देखा था ना श्रीकांत जी, तो मेरे को लग रहा था कि ये अतिशोक्ति हो गई है, ये इट्स टू हाई, ये ट्रैप होगा। खैर विकास, आपके 2 कन्विक्शन कॉल्स। देखो जैसे अभी डिस्कशन भी हुआ कि कल के जो एक्सपायरी थी, देखो लास्ट 3 वीक में हमने देखा कि निफ्टी जो है ना 18,400 के आसपास ही जाके रुकती थी। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट था लोगों का वो यहाँ पे ट्रैप हो चुका था कल के लास्ट के हाफ एन आवर में। तो ओवरऑल हमने देखा है कि मार्केट में जैसे शिखा ने भी कहा कि ऊपर में एक रेजिस्टेंट लेवल है, अहम रेजिस्टेंट लेवल देखने मिल सकता है मार्केट में। तो स्टॉक पैसिफिक यहाँ पे मार्केट मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इंडेक्स पे थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है कि दोनों साइड की रेंज देखने मिल सकती है, बट फिलहाल तो स्टॉक पैसिफिक मुझे लगता है कि आरईसी लिमिटेड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। वीकली में वहां पे एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है 104 का। आज ओपन होते ही उसने एक अच्छा मोमेंटम कैरी किया है, तो ऊपर में 114 के टारगेट के लिए आरईसी लिमिटेड को बाय करना चाहिए। 103 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। और दूसरा स्टॉक रहेगा एचडीएफसी एएमसी। देखो लास्ट अगर हमने देखा तो लास्ट जो 2 वीक पहले का जो टॉप था, ऑलमोस्ट क्लोजिंग बेसिस टॉप था 2140 का, आज उसके ऊपर चल रहा है। तो मुझे लगता है एचडीएफसी एएमसी एक अच्छा कैंडिडेट रहेगा। डेली चार्ट भी यहाँ पे पॉजिटिवली दिखा रहा है, तो मुझे लगता है ऊपर में 2270 के टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकते हैं। नीचे में 2090 का स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। दोनों भी काउंटर में मुझे लगता है जो मोमेंटम है वो नेक्स्ट वीक के लिए भी कैरी होते हुए देखने मिलेगा, और जिनका वीकली क्लोजिंग भी अच्छा बनते जा रहा है, तो मुझे लगता है दोनों कैंडिडेट नेक्स्ट वीक के लिए भी कैरी करके लेके जा सकते हैं। ओके अच्छा, एक बार जरा निफ्टी आईटी एक बार स्क्रीन पर वापस लाइए। बाय द वे, वो जो ऑप्शंस की बात थी कल, अभी हमने एक बात बोली थी, इस विक्स पर अगर आप ऑप्शंस बेच रहे हैं तो एक बहुत बड़ा रिस्क आप ले रहे हैं। और कल जो पिटाई हुई है उसके बाद मुझे लग रहा है कि 5-6 महीने तक कई ऑप्शन राइटर्स मार्केट में वापस नहीं आएंगे। खैर वो एक बार निफ्टी आईटी वापस लेकर आइए, जरा उसका एक बार इंटरडे चार्ट देख लेते हैं। और अब खैर निफ्टी आईटी अवेलेबल नहीं है एफएनओ में, तो आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स के थ्रू इसको अप्रोच करना होता है, वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन ये देखिए क्या ब्यूटीफुल सेटअप, सुबह ये हल्का सा नीचे खुला लेकिन वहाँ से अब ये ग्रीन में आने की तैयारी कर रहा है। तो एक क्लियरली एक मूव है। एक दो इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छा मूव आ रहा है। एक डीएलएफ लेकर आइए और इंडियन होटल्स, ये दोनों स्टॉक इस समय अच्छा खासा मूव दिखा रहे हैं यहाँ पर। मानस, एक व्यू बन रहा है इन दोनों में से किसी स्टॉक्स पर, डीएलएफ या इंडियन होटल्स में? बिल्कुल, देखिए मैंने इंडियन होटल को ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट किया हुआ था इस टाइम के स्टॉक रिकमेंडेशन के लिए, क्योंकि देखिए कंसोलिडेशन देखने को मिला है। 10 दिनों का कंसोलिडेशन है। फाइनली 20 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने ब्रीच किया है। एक प्राइस ब्रेकआउट 320 रुपए के ऊपर देखने को मिला है। तो आई थिंक एक शार्प बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जिसमें 340 तक के स्तर आपको इंडियन होटल्स में देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 317 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। पहला टारगेट 332 रुपए और उसके बाद 340 तक के टारगेट्स आपको इंडियन होटल्स में देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, इस बीच याद रखिएगा एक सेक्टर जो कि लीड ले रहा है क्लियरली, आई थिंक जो फर्स्ट ट्रेड आया उसी सेगमेंट से आया, दैट इज आई थिंक कैपिटल गुड्स। लुक एट एलएनटी। आपने आवाज़ पे सुबह सुबह जो पहली कॉल देखी थी, और मेरे ख्याल से सस्ता ऑप्शन में एलएनटी की 2100 की कॉल गई थी, मेरे ख्याल से वो डे हाई होगी हाई पे होगी या स्ट्राइक भी कर चुकी होगी अपना जो टारगेट था। लुक एट एलएनटी एट 2088, यस इट्स अ फ्रेश ऑल टाइम हाई फॉर एलएनटी। नया ऑल टाइम हाई क्रिएट करता हुआ यहाँ पे एलएनटी। और कमेंस कैपिटल गुड्स में नया ऑल टाइम हाई फॉर कमेंस। बीएचईएल आज ऑल दो याद रखिएगा इस बार की अर्निंग्स अच्छी नहीं थी, अर्निंग्स के बाद अगर आप देखें एक शॉकर था और ये स्टॉक लो पे गया था, और 7750 मेरे ख्याल से ये भी आज सुबह सुबह कॉल में शामिल था। ये था आशीष बहती जी की कॉल, अब डे हाई पर। और बीएचईएल इस वक्त आप समझ लीजिएगा कि अपना सितंबर 2021 के बाद के हाईएस्ट क्लस्टर पे। विकास, आज सीरीज के पहले दिन ये मैसेज थोड़ा सा कैपिटल गुड्स का, एंड जब ज़्यादातर स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, आप कैसे अलाइन करेंगे? आपका स्टॉक स्पेसिफिक जो नज़रिया है उसमें कैपिटल गुड्स पे कहाँ पे आप किस स्टॉक को चीज़ करना चाहेंगे? हमने देखा है कि एलएनटी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। जो इसका 52 हाई जो ऑल टाइम हाई उसको उसने ब्रेक कर चुका है, 2078 के आसपास का था।
यहाँ पे मुझे लगता है एल बहुत स्ट्रांग लग रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है 2180 के टारगेट ऊपर में वापस बनते हुए देखने मिल सकते हैं, जो एक्सटेंशन लेवल उसकी देखने मिल रही है। नीचे में हमने देखा कि जो सपोर्ट लेवल इस काउंटर में देखने मिल रहा था वो अराउंड 2040 2020 के यहाँ से आसपास। वीकली में हमने देखा कि वहां से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा था, तो एल यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और कमिंस इंडिया पे भी हमारा व्यू पॉजिटिव है। हमने लास्ट कुछ दिनों में कमिंस पे कॉल जनरेट कर चुके थे, वहां पे भी मुझे लगता है जो मोमेंटम है वो कैरी होते हुए देखने मिलेगा वापस। 1392 के ऊपर की जो रेंज वापस इसमें आते हुए देखने मिलेगी इंट्राडे में, तो वहां पे एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिलेगा। जो 1440 1450 की रेंज जो है वो ओपन होते हुए देखने मिल सकती है। नीचे में 1370 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा इंट्राडे बेस पे। तो जैसे ये 92 के ऊपर निकलेगा वहां से एक अच्छा खासा रैली देखने मिल सकती है। ओके, चलिए ठीक है। एक बार इंटरग्लोब लेकर आइए। ये इंटरग्लोब अब इस समय डेज लो पर 1893 फ्यूचर्स में इसका रेट और 1880 स्पॉट में। इसको आपने आवाज़ पे सुना था। ऑन द बाय साइड अच्छी आपने इसमें तेज़ी देखी होगी, और कल जब क्लोजिंग हो रही थी तो एक वीडियो ने आपको एक अलर्ट भी किया था कि इसमें अब आप थोड़ा प्रॉफिट बुक करके साइड हो जाइए, और वो एक क्लियरली ट्रेड प्ले आउट हुई। तो दोनों साइड पर आपको एक सटीक राय मिली यहाँ पर। HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, अब ये दोनों स्टॉक्स आ गए हैं डेज लो पर, मॉर्निंग लो पर, और ये दोनों के दोनों स्टॉक्स अब प्रेशर डाल रहे हैं निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी पर जो कल एक सपोर्ट फैक्टर था, उनमें से दो स्टॉक्स जो है वो थोड़ा सा बैकफुट पर आते हुए, इसके लिए आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी कूल ऑफ हो गया। बैंक निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर था, अब 50 पॉइंट ही ऊपर रह गया। बहती जी, HDFC का ट्विंस का चार्ट देखकर बताइए, कुछ ट्रेड बन रहा है यहाँ पर? इस डिक्लाइन में बाय करना है क्या? HDFC बैंक में एक पोजीशन बनाई जा सकती है। अभी भी एक अहम लेवल के ऊपर है 1600, जो इसका एक अहम सपोर्ट लेवल है, उसके ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है इंटरडे पे। तो हमें लगता है कि HDFC बैंक में जरूर एक पोजीशन बनानी चाहिए। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1595 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है कि इसमें 1650 तक के लेवल जल्द देखने मिल सकते हैं। जी आपकी स्क्रीन पे। और एक बार जरा थोड़ा खाने पीने की बात करते हैं। बारबेक्यू नेशन आपकी स्क्रीन पे 1052 पे एक्सटेंड दिखा रहा था, थोड़ा सा अगर आप देखिए पुल बैक था। वेस्ट लाइफ को देखिए आपकी स्क्रीन पर, वेस्ट लाइफ लगभग 764 डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है। क्या गजब का स्टॉक रहा है। अच्छा, खाने पीने से याद आया, मानस जी जानते हैं, वो एक बार नीरज जी को फोन कर लीजिएगा, लखनऊ में ही है आज वो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी उनको फोन करूंगा और कुछ अच्छा खाने पीने को भी ऑफर करूंगा। अनुज, पता है ये लखनऊ की एक बहुत ही फेमस बिरयानी है, लल्ला बिरयानी, और वो मानस जी के लल्ला की अच्छा। और वो मिलेगी नहीं, मतलब वो पूरे दिन में एक ही वो चढ़ता है, जो पतीला होता है वो चढ़ता है, शाम तक मेरे ख्याल से 7 बजे तक वो ख़त्म। तो कभी आप मौका मिले तो लखनऊ, और स्पेशली दिसंबर और जनवरी, मक्खन मलाई और वो लल्ला की बिरयानी अव्वल दर्जे की है। कभी प्लान बनाइएगा रोज, और मानस मेरे ख्याल से स्पॉन्सर कर भी देंगे, आपको ले भी जाएंगे, अब प्रायोरिटी पे खिलवा भी देंगे। चलिए, तो बिल्कुल लखनऊ का प्लान। एक लखनऊ पहले काफ़ी ज़्यादा था, जब मैं दिल्ली में था तो काफ़ी ज़्यादा था वीरू। अब तो खैर बॉम्बे में जब से शिफ्ट हुआ हूँ तब से काफ़ी कम हो गया है। पहले काफ़ी ज़्यादा था लखनऊ, कानपुर, वो मतलब वो सब सिटीज़ में, लेकिन अभी ऑफ लेट थोड़ा कम हो गया है वहाँ जाना। ओके मानस जी, तैयारी रखिएगा। इस बार दिसंबर तो खैर ऑक्यूपाइड है थोड़ा सा, लेकिन जनवरी में पूरी कोशिश करेंगे इस बार वो बिरयानी को चख ही लिया जाए। जी। खैर अब एक बार लौटते हैं फिर से काम की बात पे। इट्स 18475 और 43123, और आपकी स्क्रीन पे एक दो स्टॉक्स जो अच्छा कर रहे हैं उसमें जरा प्लीज एक बार जिनमें मूव अच्छे आ रहे हैं, जिनके ऑप्शंस सीरीज के पहले दिन काफी अच्छा मूव दे रहे हैं। लेट्स ब्रिंग ग्रेनुअल्स इन फार्मा स्पेस। जरा एक बार ग्रेनुअल्स को देखिएगा श्रीकांत जी, अच्छा मूव, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ 360, और हल्का सा स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। फार्मा में आपकी चॉइस क्या रहेगी? कोई ऐसा स्टॉक, सिप्ला, ग्रेनुअल्स, सन फार्मा, जिसको आप चेस करना चाहें इस सीरीज में? देखिए, मुझे लगता है अगर इस पर्टिकुलर मार्केट में या इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए अगर कोई स्टॉक चुनना है तो मुझे लगता है सन फार्मा एक स्टॉक अच्छा रहेगा। इसमें काफी अच्छा करेक्शन भी हुआ था, 990 980 के करीब जाने के बाद इसमें एक रिवर्सल पैटर्न बना है, और अगर इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन को देखें तो ये दिखा रहा है कि कम से कम वापस 1080 1090 के लेवल्स ये छू सकता है।
बट अदरवाइज मुझे लगता है कि जो मिड साइज कंपनीज है वहां पे फोकस करना चाहिए और वहां पे कुछ पैसे बन सकते हैं, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज ऑलमोस्ट ट्रेडिंग एट देयर फेयर वैल्यूज काफी नजदीक आ चुके हैं, तो वहां पे हमें लगता है कि एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने मिलेगी। लेकिन जहां पे फॉर्मेशंस थोड़े एक्सटेंड हो सकते हैं, एक्सपैंड हो सकते हैं, वहां पे हमें लगता है कि जुबिलेंट इंग्रेविया एक स्टॉक है जिसे बिल्कुल हमें एक रडार लिस्ट पे रखना चाहिए। ठीक है, जुबिलेंट इंग्रेविया इस पर 2 बार मतलब कॉल आ चुकी है। ठीक है, इसको रेडार पर रखेंगे। अब एक काम करते हैं, अब हम बाज़ार में लंबी अवधि के लिए एक स्ट्रैटेजी बताते हैं आपको, और वो बताने के लिए आज हमारे साथ हैं हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशॉ ईरानी। ईरानी साहब, गुड मॉर्निंग। और अच्छा लगता है आपसे बात करके हमेशा। एक काफ़ी एक पॉजिटिव मोमेंटम, एक पॉजिटिव मूड क्रिएट करते हैं आप। बताइए इस समय मार्केट को कैसे अप्रोच करें, क्योंकि हालांकि आज तो मिड कैप में तेजी है, लेकिन पिछले 1 महीने की रैली में मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि पूरी की पूरी रैली जो है, 1-2 पॉकेट्स को छोड़ दें जैसे पीएसयू बैंक या डिफेंस, पूरी की पूरी लार्ज कैप ड्रिवन रही थी और मिड कैप ने इतना पार्टिसिपेट किया नहीं था। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट को? अनुज जी, धन्यवाद आपके शो पे आमंत्रित करने के लिए। और मैं सुन रहा था लखनऊ की बिरयानी, लल्ला की बिरयानी, वो मुझे लगता है मुझे भी खानी पड़ेगी। मुंह में पानी आ गया सुन के आपकी। हम सभी जाएंगे, हम सभी जाएंगे। हाँ। मैं भी एक ट्रिप बनाने वाला हूँ अभी लखनऊ के लिए। तो आपने जो बोला मिड कैप की रैली, आई थिंक एक्चुअली आप देखा जाए तो नॉर्मली जो तेजी पहले बाजार में आती है वो लार्ज कैप से ही आती है और वही ड्राइव करते हैं मार्केट्स को। और पिछले चंद दिनों में आपने देखा कि मिड कैप ने पिकअप किया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी हमें भी यही लग रहा है कि एक मोमेंटम आएगा मिड कैप में। पर बहरहाल ये इसके बोलने के बावजूद आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया ऑलरेडी काफी आउट परफॉर्म कर चुका है। एब्सोल्यूट में परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन रिलेटिव जो आउट परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा हुआ है इंडिया का, और वो हमें लगता है कि चालू ही रहेगा। लेकिन अभी आप ये देखिए कि अगर जो दूसरे बाजार जो दुनिया के गिर रहे हैं, तो आउट परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि हम या तो फ्लैट रहेंगे या थोड़े कम गिरेंगे। लेकिन अभी यही हमें लग रहा है कि अगर जो इंडिया को अगर यहाँ से अगर जो चलना है, तो दुनिया के बाजार स्टेबल होने चाहिए। और हमें एक्चुअली एक दिमाग में हमारे तो ये क्लियर है कि इंडिया का औहदा अभी दुनिया के चनी ऊपर के बाजारों में रहेगा और इंडिया इग्नोर नहीं हो सकता अभी आगे चल के। तो इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ से इंडिया का ग्रोथ, जैसे हम पहले भी बोले आए हैं कि जीडीपी ग्रोथ प्रॉब्ली पिछले 4-5 सालों के लिए जो हमें लगता है कि कंजर्वेटिव है हमारा एस्टिमेट 4-5 साल का, उन्हें तो ज्यादा ही लग रहा है, लेकिन 4-5 सालों के लिए इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगा और वो हम स्टिक करते हैं उससे। तो आई थिंक यहाँ से इंडिया का अच्छा ही होना चाहिए। 12 मिड कैप स्मॉल कैप जो आप बोल रहे हैं, वहां तो वही उतार चढ़ाव होते रहते हैं कि पहले लार्ज कैप, फिर मिड कैप, फिर थोड़ा वो थमेंगे, फिर लार्ज कैप, तो वो रैली तो चलती रहेगी। अच्छा, एक बार जरा वापस रेलवे स्टॉक्स लेकर आइए। आरवीएनएल, इरकॉन, ये दोनों के दोनों स्टॉक्स में वापस एक मूव इस समय, और इनफैक्ट अब इस महीने आरवीएनएल में 77% का मूव, इस महीने में 77% का मूव आरवीएनएल में। इरकॉन में इस महीने 37% का मूव, ज़बरदस्त मूव इस समय। ईरानी जी, आपकी कोई एक्सपोजर है रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स में? इस मूव को आपने स्टडी किया है क्या? अनफॉर्चुनेटली आपसे ही सुन रहा हूँ मैं 77% और 37%। हमने तो ध्यान भी नहीं करते इन स्टॉक्स के ऊपर। पर बहरहाल हमारे पास भी ऐसे स्टॉक होते हैं जो 77 वगैरह 37 तो नहीं चलते, पर चली जाते हैं। हमारी फिलॉसफी बहुत क्लियर है कि बाजार में कम से कम 100 से 120 ऐसे स्टॉक होते हैं जो किसी भी गिवन टाइम पे चलते हैं। तो आप अगर जो 2-3 में रैली छोड़ दी है, तो बाकी सारे में मिलेंगे हमें। 12 जैसे आपने बोला इरकॉन की बात की, हमारे पास डिफेंस के स्टॉक्स हैं जो काफी अच्छे किए हैं ये रैली में। तो इसलिए हमारे पास तो हमेशा कोई ना कोई चॉइस रहता है, लेकिन हमने रेलवे पूरा मिस कर दिया, बिकॉज हमारा एक और फिलॉसफी है कि जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत होता है वहां पे वो स्टॉक्स हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनकी पॉलिसीज ज्यादा क्लैरिटी नहीं होती है। इसलिए इट्स बेटर टू अवॉइड दोज नेम्स। अच्छा दिशा जी, एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन है और समीर ने भी इस बात का जिक्र किया हुआ है। एक स्टॉक है जिसमें आपने अच्छा खासा पैसा बनाया है, कैंपस एक्टिववेयर। अब ऊपर से वो 30-31% करेक्ट हो गया है। इस करेक्शन को आप कैसे देख रहे हैं? ये हम तो देख रहे हैं कि ऐसा अपॉर्चुनिटी टू बाय, बिकॉज आपने देखा होगा कि वहां पे एक्चुअली उनका एक तो लॉकआउट पीरियड जो था वो 6 महीने वाला वो खुल गया था और कोइंसाइडेड विद द क्वार्टरली नंबर्स, जहाँ पे जो रॉ मटेरियल कॉस्टिंग थी उनकी, दैट क्रिएटेड हैवक
आई मीन एज इन उनके जो प्रॉफिट थे गॉट कंप्रेस, बट आप 6 महीने के हिसाब से देखें तो बहुत ही बढ़िया किया वो स्टॉक ने, मतलब 6 महीने का रिजल्ट अगर जो आप क्लब करें और देखें तो काफी अच्छा किया। तो हमें तो ये ऐसे जो करेक्शन होते हैं वो काफी पसंद आते हैं, क्योंकि हमें हमारा जो पीएमएस होता है, जो नए नए क्लाइंट रोज आते रहते हैं, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया हो जाता है कि यू कैन, एक तो जो नए क्लाइंट है उनके लिए चीपर स्टॉक मिल रहा है, और दूसरा जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनको एवरेज करने का भी मौका मिल रहा है एट अ लोअर लेवल। सो इसलिए हमें जहां पे हमारा लॉन्ग टर्म हमारी जो क्लैरिटी है वो बनी रहे, बस वही हमें चाहिए। और यहाँ पे हमें यही लगता है कि ग्रोथ रेट तो यहाँ पे बनी रहेगी और काफी ऊंची ग्रोथ रेट रहेगी यहाँ पे। इसलिए वैल्यूएशन जो पहले जो स्ट्रेच थे थोड़े अभी करेक्ट हुए हैं, वहां पे हमें लग रहा है कि फिर से देख सकते हैं एक बार, टू ऐड टू योर पोर्टफोलियो एंड टू ऐड टू द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो ऑल्सो। निशो सर, ये पीएसयू बैंक्स पे आप लोगों ने दिमाग लगाया था कि नहीं लगाया था? मतलब बैंक्स पे आप पॉजिटिव तो बहुत थे सर, लेकिन ये क्या अतिशोक्ति हो रही है? मतलब इट्स टू हाई, इट्स मतलब ये आप समझ से परे है क्या ये स्विंग? इस पे कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप? वीरो, हमारे पास जो लार्जेस्ट पीएसयू बैंक है वो हमारे पास है, तो हम बड़े खुश हैं उसके साथ, और वो आप समझिए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। तो वो तो हमारे पास है, क्योंकि हमें यही लगा था कि ये बैंक एक ऐसा है जो एक प्राइवेट बैंक के साथ आराम से compete कर सकता है, सम ऑफ पार्ट्स में भी फिट होता था। लेकिन बहरहाल पूरे बैंक का आप अगर जो सेक्टर की बात करें तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि अगर जो आपकी जीडीपी ग्रोथ है और दूसरा एक राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है, तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक सबसे ज्यादा बेनिफिट करते हैं, और रादर जो कंज्यूमर फेसिंग बैंक्स होते हैं, जो रिटेल फेसिंग बैंक्स होते हैं, वो ज्यादा बेनिफिट करते हैं, बिकॉज उनकी लेंडिंग वेरिएबल पे रहती है और जो बोरोइंग है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एडजस्ट होती है। इसलिए जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो उनके बढ़ते रहेंगे आगे चलते हैं, और दैट विल बी अ बिग बोनस। प्लस दूसरा ये है कि जो प्रोविजनिंग की थी कोविड के चलते वो भी राइट बैक हो रही है, तो बैलेंस शीट्स आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर हियर। तो यहाँ पे एक्चुअली जो जीडीपी ग्रोथ विल बी ड्रिवन बाय कंजम्पशन, राइट। केपेक्स थोड़ा बहुत पार्ट प्ले करेगा, मेजर कंजम्पशन होगा। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या बैंकिंग स्पेस वैसे ही बड़ी अट्रैक्टिव रहेगी आगे चलते हैं। तो हमें तो नहीं लगता कि जैसे एक और चैनल में हमने बोला था कि सर्जी बुक्का की तरह अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते रहेंगे आगे आगे चल के। ये रिकॉर्ड टूटते रहे सर, चाहत तो सबकी यही है, और हम भी यही चाहेंगे रिकॉर्ड टूटता रहे, रोज नई कीर्तिमान स्थापित हों। अच्छा सर, अभी ये अर्निंग सीजन आपने पूरा देखा, ये जो बीत गया, इस अर्निंग सीजन के बाद एक ऐसा चंक जहां पे आपका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा है, जहां पे आप लोगों ने थोड़ा सा अपने पोजीशंस को और ऐड किया हो, कोई खास ऐसा चंक या फिर सेक्टर, स्पेस, ग्रुप ऑफ स्टॉक्स? जी देखिए, एक्चुअली क्वार्टरली नंबर अगर जो आप पूरे क्लब करके देखें तो ऑब्वियसली इतने बढ़िया नहीं थे, पर अगर जो आप कमोडिटीज निकाल दें या एनर्जी स्टॉक्स निकाल दें जहां पे विंडफॉल टैक्स था, कमोडिटी प्राइसेस में करेक्शन था, तो वो अगर जो निकालें तो फिर तो ग्रोथ बहुत ही बढ़िया दिख रही है हमारे क्वार्टरली नंबर्स की। इनफैक्ट कोई तो 25 से 30% की ग्रोथ की बात हो रही थी क्वार्टर नंबर्स पे। तो यहाँ पे अगर जो आप सेक्टर वाइज देखें तो ऑब्वियसली बैंकिंग सेक्टर तो बहुत ही बढ़िया किया है, और हमें तो वहां पे कंफर्ट, तो हमने काफी ऐड किया था वहां पे। इनफैक्ट तो दो ऐसे छोटे बैंक भी हमने निकाले थे जो हमें लग रहे थे कि अभी यहाँ से ग्रोथ आने वाली है, और अच्छा ही किया उन्होंने बाद में, तो वो हमने आइडेंटिफाई किए। प्लस कंज्यूमर स्पेस में जैसे जैसे जहां जहां हमें लगा कि एक करेक्शन बिल्ड हुआ है फॉर नो रीजन, जैसे अनुज जी ने अभी कैंपस की बात की, तो ऑब्वियसली वहां पे हमें लगा कि वहां पे ऐड कर लीजिए। प्लस हमने 2-3 और स्टॉक थे जहाँ पे हमने ऐड किया है क्योंकि हमें रिजल्ट पसंद आए थे। तो ऐसा नहीं है कि हम ऐड ही करते रहे, हमने कट ऑफ भी किया है जहाँ हमें लगा कि बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, तो वहां पे थोड़ा हमने हमारा थोड़ा ऑफलोड किया है हमारे, की काफी वेट बढ़ गया था उन स्टॉक्स में, तो वो भी किया था हमने। ओके, चलिए रिंशो जी, शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए और हमसे बात करने के लिए इस सारी चीज़ों पर, और हैव अ गुड वीकेंड। ऑलवेज अ प्लेजर अनुज, एंड आपको भी गुड वीकेंड। थैंक यू। चलिए अब शो खत्म करने से पहले एक बार जरा मार्केट को रिविजिट कर लेते हैं। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, ये है आज की कहानी मेनली। और क्या ये एक शुरुआत है एक मिड कैप इंडेक्स की अंडर परफॉर्मेंस खत्म होने की,
या नहीं, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन 0.8% का मूव इस समय एक निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में आ रहा है और तो एक काफ़ी एक ज़बरदस्त मूव इस समय यहाँ पर आते होगा। शो खत्म करें इससे पहले एक फाइनल अगर एक कोई कॉल ले लें अपने एक्सपर्ट से, अगर किसी के पास एक फ्रेश कॉल आई हो और अगर आप वो रिविजिट करना चाहें। श्रीकांत जी, हाँ श्रीकांत जी बताइए। देखिए, वैसे मैं मॉर्निंग से ट्रैक कर रहा था अदानी एंटरप्राइजेस को और यहाँ पे मुझे लगता है कि चूंकि मोमेंटम काफी अच्छा है ओवरऑल इस पर्टिकुलर ग्रुप में और इंडेक्स में भी अगर मोमेंटम है तो बेस्ट कैंडिडेट इज अदानी एंटरप्राइजेस। करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें 394045। मुझे लगता है वापस ये अपने इमीडिएट हाईएस्ट लेवल्स को यानी 4100 को रिविजिट कर सकता है एंड इन द बेस्ट के सिनेरियो शायद लगता है 4300 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट टू बाय। इस लेवल से खरीदे और आज के जो डेज लो है उसे स्टॉप लॉस रखे क्योंकि स्टॉक थोड़ा वैसे वोलेटाइल होता है। तो विद अ स्मॉल क्वांटिटी सर्टेनली वन शुड लुक फॉर एडिंग अदानी एंटरप्राइजेस एट करंट लेवल्स। चलिए श्रीकांत जी और सालुंके जी, शुक्रिया आपका और ये सारी ट्रेड्स हमारे सामने रखने के लिए। अदानी एंटरप्राइजेस में इस समय एक अच्छी खासी बाइंग। मार्केट आज क्लियरली मूड में है एक इंडिविजुअल स्टॉक्स को रिवॉर्ड करने के। निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी किसी भी इंडेक्स में कोई खास ट्रैक्शन आपको दिखेगा नहीं। हाँ, पीएसयू बैंक इंडेक्स में ऑफकोर्स काफ़ी ट्रैक्शन है और इंडिविजुअल मिड कैप्स में काफ़ी ट्रैक्शन है। तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए आप सुमित के पास चलते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए। सुमित, ओवर टू यू। मिड कैप स्मॉल कैप ही आज का फ्लेवर है। इनफैक्ट पूरा स्पेस बजिंग है। बाकी तो डल डे आप कह सकते हैं इंडेक्स फ्रंट पे एटलीस्ट दिखाई पड़ रहा है। आपको कोई ट्रेड खास नहीं दिखाई पड़ेगा फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर, लेकिन क्या एक्शन है मिड कैप स्मॉल कैप में। डे हाई पर 800 शेयर गिरावट के सामने 1900 शेयर तेजी वाले। हर एक शेयर गिरने वाले के सामने करीब करीब 2 शेयर जो कि तेजी में ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। ये तब है जबकि फ्रंट लाइन इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो एक लार्ज अंडर परफॉर्मेंस जो कि अब तक मिड कैप स्मॉल कैप में देखने को मिली, क्या यहाँ से उसका एवोल्यूशन है, ये क्रूशल रहेगा। लेकिन सो फार एटलीस्ट अभी तक के लिए तो ये दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बातचीत करेंगे हम ट्रेडर्स हॉटलाइन में प्रकाश गावा सर से। आपके सवालों के जवाब दिलवाएंगे। सोशल मीडिया के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं हेडलाइंस।